लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर स्टार्ट करा था। तो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के अंदर मैंने आपको ओम्स लॉ पे छोड़ दिया था। आज का जो टॉपिक है हमारा ओम्स लॉ का। सबसे पहली बात तो यहाँ से चैप्टर आपका इंपॉर्टेंट नहीं होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा, तो आपको बड़े ध्यान से पढ़ना है। इसको लिख देंगे हम वेरी इंपॉर्टेंट। ये टॉपिक आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं ओम्स लॉ क्या होता है। ओम नाम का एक साइंटिस्ट था, उसने बहुत सारे काम करे। आप अगर देखोगे इलेक्ट्रिसिटी के अंदर, जैसे कि अगर हम बात करते हैं फिजिक्स के अंदर न्यूटन का बहुत रोल है, तो ऐसे इलेक्ट्रिसिटी के केस के अंदर ओम नाम के साइंटिस्ट का बहुत ज़्यादा योगदान है। कैसे करेंगे देखोगे। सबसे पहले हम समझते हैं इसको दिया किसने, तो लिखेंगे इसके अंदर थोड़ा सा। दिस वॉज गिवन बाय अ जर्मन फिजिस्ट, इसका नाम क्या था, जॉर्ज साइमन ओम। इसका नाम था जॉर्ज साइमन ओम इन 1827, यानी 18वीं शताब्दी में इसने दे दिया था। बात करते हैं इसका लॉ क्या था। अगर हम इसके लॉ को लिखते हैं, उसने क्या दिखा, इतनी एक रिलेशनशिप दी। किसके बीच में दी, आप दो चीज़ें पढ़ करके आए हो। कौन कौन सी चीज़ें पढ़ के आए हो, पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ कर आए हो, करंट पढ़ के आए हो। इन दोनों के बीच में इसने एक रिलेशन दिया। क्या रिलेशन दिया देखेंगे। इट गिव्स, ये जो लॉ है ये क्या देता है, इट गिव रिलेशनशिप बिटवीन करंट आई, करंट को आप आई से डिनोट करते हो, मैं लास्ट क्लास में आपको सिखाया था। फ्लोइंग थ्रू मेटालिक वायर, एंड potential difference V across the terminal। मैंने आपको कल भी सिखाया था, एक बार और बता देता हूँ कि पोटेंशियल डिफरेंस और करंट क्या है। पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास दिन का खाया हुआ खाना है, और जो करंट है उस खाने को हम किस तरीके से यूटिलाइज कर रहे हैं, यानी कि हम लोग जितना मैंने सुबह खाना खाया उसके अकॉर्डिंग मैं किस तरीके से फंक्शन परफॉर्म कर पा रहा हूँ अपनी एनर्जी के अनुसार, वो हमारा करंट है। तो बात करते हैं ये हमारे पास क्या होगी ये। अब बात करते हैं लॉ क्या है। लिखेंगे अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस लॉ के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, द इलेक्ट्रिक करंट flowing through a circuit, किसी भी सर्किट से मैंने अगर इलेक्ट्रिक करंट को पास करा, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस, directly proportional to potential difference applied across its end, providing, हमें एक चीज और भी ध्यान रखनी है, providing physical conditions such as temperature remains constant। क्या मतलब है इन बात का, अगर मैं बाद में बात करता हूँ इस बारे में। अगर हम बात करें तो मैंने क्या करना है, सबसे पहले टेम्परेचर को कांस्टेंट रख देना, क्योंकि टेम्परेचर के घटने या बढ़ने से हमारा जो एक्सपेरिमेंट होता है वो फ़र्क पड़ जाता है, उसमें डिफरेंस आ जाता है। तो हमने ये क्या करना है, इसको जानने के लिए मैंने कहा किसी भी चीज़ के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के लिए। क्या मतलब है इस चीज़ का, अब भाई मैं ज़्यादा खाना खाऊंगा मुझे ज़्यादा एनर्जी मिलेगी, मेरे में ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो मेरे पास ज़्यादा करंट आएगा। क्यों करंट आएगा, क्योंकि मेरे पास क्या पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है। अगर मैं सेम कंडीशन बात करता हूँ, मेरे घर से मैं लेकर के चला, सपोज करते हैं मुझे एक शॉपिंग करने जाना है। अगर मुझे शॉपिंग करने जाना है तो मैंने क्या करा, घर से मेरे 10,000 रुपये में लेके चला। 10,000 रुपये बहुत ज़्यादा है,
अब मैंने क्या करा, उसको अलग अलग दुकानों पे गया और अलग अलग चीज़ें वहाँ से परचेज़ कर ली। तो जो अलग अलग चीज़ें परचेज़ करी वो पूरे की पूरी 10,000 की तो नहीं है, कोई चीज़ 500 रुपये की आई, कोई 300 रुपये की आई, कोई 200 रुपये की आई। सेम कंडीशन यही है, जो पोटेंशियल डिफरेंस हमें मिल रहा है वो 220 वोल्ट है। अब जो हमारे जितने भी अप्लाइंसेज घर में चल रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, करंट उसमें से खींच रहे हैं। अब सारे के सारे अप्लाइंसेज ये तो नहीं बहुत ज़्यादा करंट ले लेंगे, कोई अप्लाइंसेज जैसे एसी होगा, गीजर होगा, वो ज़्यादा करंट कंज्यूम करेगा, जबकि पंखा लाइट जो होगा वो कम करंट कंज्यूम करेगा। तो यही चीज़ है, तो यही कह रहा है कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस मेरा बढ़ेगा तो करंट भी मेरा ऑटोमेटिक सी बात है बढ़ जाएगा। अगर मेरे पास घर से मैं ज़्यादा पैसे लेके निकलूँगा तो मेरी शॉपिंग क्यूरियोसिटी भी क्या होगी, बढ़ जाएगी, मैं ज़्यादा चीज़ें क्या कर पाऊँगा, परचेज़ कर पाऊँगा। यही चीज़ हम समझ रहे हैं इसको। तो इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। आपको लॉ जो है वो लॉ की ही लैंग्वेज में याद करना है, कभी भी लॉ को अपनी लैंग्वेज में लिखने की कोशिश ना करें, क्योंकि टीचर कहता है कि एक साइंटिस्ट की कही हुई बात को आप अपने शब्दों में बयान ना करें, जो उसने बात कही है वो बात उसके ही शब्दों में कही जाए। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको क्या कर दिया, अंडरलाइन कर दिया और हाईलाइट कर दिया, जिससे आपको बार बार समझ में आए, आपको इसी उसमें लिखना है। तो अब यहाँ पे मैंने एक चीज़ पढ़ी, मैंने क्या चीज़ पढ़ ली, मैंने ये वाली बात जान ली कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है, जो अब मैं इसकी डेरिवेशन करने जा रहा हूँ, जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, करंट के। दिस इज द सिंबल ऑफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, दिस इज द सिंबल, जो अल्फा का सिंबल है वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है। अब मैंने क्या करा, जो मेरा v है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई के, तो ऑब्वियस सी बात है v इज इक्वल टू, जब भी प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो कांस्टेंट आता है, यहाँ पे कांस्टेंट आ गया r। इस r को ही मैंने क्या बोला, रेजिस्टेंस, यानी कि जो r निकल कर के आया है ये मेरे पास क्या है, रेजिस्टेंस है। आपको याद होगा कल मैंने रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ाया था लास्ट क्लास के अंदर। तो रेजिस्टेंस का मतलब क्या, रेजिस्टेंस का हिंदी में अगर मैं मीनिंग जानूँ तो ये रुकावट है। तो अब बात करते हैं किसकी रुकावट है, ये करंट की रुकावट है। अगर हम एक तरीके से, कोई भी चीज़ हमारी आइडल नहीं हो सकती। मैं एक वायर परचेज करके लाया तो पक्की बात है उसमें क्या होगा, कोई ना कोई मिलावट होगा, और मिलावट होनी भी ज़रूरी है। अगर आइडल होगी तो इतना करंट फ्लो हो जाएगा उसके अंदर से कि उसके अंदर आग लग जाएगी। तो उसकी आग को भी बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा उसके अंदर रेजिस्टेंस को डाल देते हैं। रेजिस्टेंस को डालेंगे तो यानी आराम से रुक रुक के क्या करेगा, करंट उसके अंदर मूव करेगा। तो यहाँ से मेरे को क्या मिला, फॉर्मूला मिल गया V इज इक्वल्स टू आई आर, या फिर V इज इक्वल्स टू आर आई। तो यहाँ से अगर मैं R को डिफाइन करूँ तो R इज इक्वल्स टू क्या हो गया, V अपॉन आई, और जो I हो गया वो क्या हो गया हमारे पास, V अपॉन आर। इसमें आप देख रहे होंगे, तो अभी मैंने आपको क्या बोला कि जो करंट है वो हमारा, करंट की रुकावट क्या है, हमारे पास रेजिस्टेंस है। तो आप इधर देख भी सकते हो, जो करंट आया वो क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, रेजिस्टेंस के। जो रेजिस्टेंस है, अब ऑब्वियस सी बात है अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगी तो करंट कम होगा, क्योंकि वो इनके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। आप देख रहे हो कि जो अपोन में लिखा होता है इसका मतलब क्या है कि ये इसकी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट कम होगा, अगर करंट बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस कम होगा। ये चलेगा हमारे इस केस के अंदर। तो बात करते हैं यहाँ पे क्या क्या चीज़ें लिखोगे, वेयर R इज कॉन्स्टेंट, R इज कॉन्स्टेंट, ये R एक कॉन्स्टेंट है इसके अंदर ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। जब भी हमारे पास प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो हमारे पास क्या आता है, एक कांस्टेंट आता है विच इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। इसको मैंने क्या नाम दिया, रेजिस्टेंस नाम दिया। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है चैप्टर के अंदर ये रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर एट गिवन टेम्परेचर। ये गिवन टेम्परेचर मैं लिखवा रहा हूँ, आगे जाके पता चलेगा इसका क्या फंक्शन है। अगर हम बात करें फ्रॉम फॉर्मूला it is clear that current is inversely proportional to resistance if R is doubled। अगर मैं R को क्या कर दूं, डबल कर दूं, then
करंट गेट या आई गेट हाफ, तो करंट क्या हो जाएगा हमारे पास हाफ हो जाएगा। तो इसका मतलब भी यही है कि वो उसकी क्या है हमारे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ से अगर हम डिफाइन करते हैं रेजिस्टेंस को, तो अब हम रेजिस्टेंस को डिफाइन करते हैं। रेजिस्टेंस वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है आपके सिलेबस के लिए। रेजिस्टेंस, थोड़ा रेजिस्टेंस के बारे में जानते हैं। तो यानी कि अगर मैं बात करूँ एक प्रॉपर्टी नहीं हो गई किसी भी कंडक्टर की जो क्या कर रही है करंट को रुकावट ओवर कर रही है, तो इसको मैंने क्या लिखा, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर ड्यू टू विच it opposes flow of charges, यानी चार्जेस के फ्लो को ही क्या कर रही है अपोज कर रही है, चार्जेस थ्रू इट। यानी कि अगर मैं आपसे बात करता हूँ कि सपोज करते हैं ये मेरे पास एक वायर है, ये मेरे पास एक वायर है, इस वायर के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ छोटी छोटी रेजिस्टेंस बना रहा हूँ। ये रही एक रेजिस्टेंस, ये रही एक रेजिस्टेंस, एक ये रहा, एक ये रहा, ये रेजिस्टेंस हो गई सपोज करते हैं। अब क्या करते हैं इसमें से करंट को फ्लो करते हैं, तो ये करंट आ रहा है देख रहे हो, जैसे ये करंट आ गया इसके बीच में ये अड़ गई, अगर ये अड़ गई तो उसको क्या करना पड़ रहा है साइड से निकल के जाना पड़ रहा है। तो ये रुकावट आ गई एक तरीके से करंट के फ्लो होने में, और ये जो करंट के फ्लो होने में रुकावट आ गई इसी कारण हमारा करंट क्या हो गया स्लो हो गया। तो यही चीज़ है जो करंट को अपोज करेगा वो चीज़ क्या कहलाएगी मेरी रेजिस्टेंस कहलाएगी। तो यहाँ से मेरे को क्या मिला रेजिस्टेंस का फॉर्मूला मिलेगा R इज इक्वल्स टू V अपॉन आई। हम बात करते हैं इसकी ऐसा यूनिट की, तो ऐसा यूनिट निकालते तो आपको आता ही है। मैं आपसे बात करता हूँ R इज इक्वल्स टू V अपॉन आई है। अब पोटेंशियल डिफरेंस को हम किस में नापते हैं वोल्ट में नापते हैं, और करंट को किस में नापते हैं एम्पेयर में नापते हैं। तो वोल्ट पर एम्पेयर क्या होगा इसकी यूनिट हो गई, पर इसको ढूंढने वाला साइंटिस्ट कौन है ओम। तो उसने कहा कि इसको वोल्ट अपॉन मीटर से नहीं जानेंगे, सॉरी वोल्ट अपॉन एम्पेयर से नहीं जानेंगे, इसको मेरे ही नाम से जानेंगे और उसको हम बोलेंगे ओम। और ओम का इसने एक सिंबल भी दिया, इसका सिंबल क्या दिया कुछ इस तरीके से सिंबल, ये देखिए जेरी का घर टॉम एंड जेरी आता था उसके अंदर, इस सिंबल का नाम क्या ओमेगा। इस ओमेगा सिंबल को उसने कहा ओम बोला जाएगा, और हम इससे क्या करेंगे इसको डिनोट करेंगे। तो बात करते हैं अगर मेरे पास कभी 1 ओम का रेजिस्टेंस हो तो उसका मतलब क्या है। अगर मैं बात करता हूँ तो 1 ओम किसके इक्वल होगा 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पेयर। तो जरा इस बात को डिफाइन करते हैं। रेजिस्टेंस इज सेड टू बी, रेजिस्टेंस इज सेड टू बी, ये 1 ओम की डिफाइन वगैरह बहुत आती है पेपर के अंदर। इज सेड टू बी 1 ओम इफ पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि V ऑफ 1 volt across the end of the conductor makes या produce makes the current को ऐसे नोट करेंगे ऑफ 1 एम्पेयर फ्लो थ्रू इट। सपोज करेंगे मेरे पास एक ही वायर है, अगेन वायर है, इस वायर के अंदर यहाँ से मैंने क्या करा 1 वोल्ट का करंट प्रोड्यूस करा, यहाँ से मैंने 1 वोल्ट का करंट प्रोड्यूस करा 1 वोल्ट का, और ये यहाँ तक आते आते इसने जो क्या करा 1 एम्पेयर का करंट निकाल दिया। तो इस केस में हमारी कितनी रेजिस्टेंस होगी 1 ओम की रेजिस्टेंस होगी, वही चीज़ कहलाएगी 1 ओम की डिफाइन। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आते हैं चैप्टर के। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है चैप्टर का हमारा VI ग्राफ। यहाँ से बहुत क्वेश्चन आएंगे। हम बात करते हैं VI ग्राफ। ये VI ग्राफ क्या है? VI यानी कि आपने जैसे पहले भी पढ़ रखे हैं, आप लोगों ने बहुत सारे पढ़े हैं, डिस्टेंस टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इस तरीके से VI ग्राफ भी है। तो VI ग्राफ को जानते हैं जरा ध्यान से, VI ग्राफ क्या होता है।
अगर मैं आपसे बात करता हूँ मैं ग्राफ के बारे में जो जानना है, कुछ ग्राफ ये है, बहुत ध्यान से इसकी इंटरप्रिटेशन को जानना है। ग्राफ वाले क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पेपर में आएंगे। ये आपका हो गया ये। अब मैंने क्या करा, इसको V बोल दिया, इसको I बोल दिया। ये हो गया एम्पेयर में और ये हो गया मेरे पास V, तो पोटेंशियल डिफरेंस ही होता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस को मैंने किस में नापा, वोल्ट में नापा। तो बात करते हैं हमारे पास क्या होगा, दिस इज द एक्स एक्सिस, दिस इज द वाई एक्सिस। तो हमने क्या करना है, एक तरीके से स्लोप क्रिएट करना है। तो स्लोप जो क्रिएट करेंगे, दिस इज स्लोप। ये हमारे को क्या देगा। अब बात करते हैं कि आपने अभी एक फॉर्मूला सीखा, देखो दिस इज द वर्टिकल डिस्टेंस, दिस इज द वर्टिकल डिस्टेंस एंड दिस इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। अगर मैं आपसे फॉर्मूले पे जाता हूँ तो रेजिस्टेंस क्या है, V/I, यानी कि वर्टिकल डिस्टेंस को मैंने किससे डिवाइड करा, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस से डिवाइड करा। तो क्या निकल के आया, R निकल कर के आया। तो यानी कि जो ये स्लोप है इसको बोलते हैं स्लोप, इसको थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। थीटा पढ़ ही चुके हो उसके अंदर। तो ये जो निकल करके आया, तो क्या निकल के आया, मेरे पास रेजिस्टेंस निकल करके आया। तो इसके केस में ये रेजिस्टेंस है। अब मेरे को ये दो पॉइंट के बीच में रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। सपोज करते हैं ये दो पॉइंट में रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, पहले हम इसको ऐसे डिनोट कर लेंगे। एक पॉइंट ये हो गया और कैसे करा, एक पॉइंट ये हो गया। मेरे को इन दोनों पॉइंट के बीच में रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करना है। तो रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने का मतलब है tan थीटा। tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। तो बात करते हैं कैसे करेंगे। मैंने इसको नेमिंग कर दी। इस पॉइंट को मैंने नाम दिया x1, y1। इस पॉइंट को मैंने नाम दिया x2, y2। अगर हम बात करते हैं कि मेरे को क्या निकालना है, इन दोनों बीच का आपको रेजिस्टेंस निकालना है। तो रेजिस्टेंस कैसे निकालोगे, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला जो होगा वो आपको कैसे होगा, रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू tan थीटा। tan थीटा क्या होता है, P/B, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, y एक्सिस, और बेस क्या है, x एक्सिस। तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। पहले भी पढ़ चुके हो, कोई घबराने वाली बात नहीं है, फॉर्मूला सेम चलता है हर जगह। y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, यानी कि हमें करना सिर्फ क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस को डिवाइड करना है किससे, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस से। तो हमारा क्या निकल कर क्या आएगा इस केस में, रेजिस्टेंस, क्योंकि स्लोप क्या देता है मेरे को, रेजिस्टेंस देता है। तो यहाँ से एक बात मेरे को पता चली, स्लोप ऑफ VI ग्राफ। आप 9th क्लास में बहुत पढ़ते थे कि स्लोप ऑफ VT ग्राफ आपको एक्सेलरेशन देता है, ठीक है। आपने पढ़ा था स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ आपको स्पीड देता है। तो ऐसे स्लोप ऑफ VI ग्राफ क्या देता है आपको, गिव्स रेजिस्टेंस। अब बात करते हैं थीटा है, थीटा के बढ़ने से क्या होगा। देखो अगर थीटा बढ़ेगा तो इस केस में रेजिस्टेंस क्या होगी, हमारी बढ़ेगी। अगर थीटा मेरा घटेगा तो इस केस में रेजिस्टेंस क्या होगी, मेरी घटेगी। तो ये कहलाएगा मेरे पास क्या, अगर सपोज करते हैं मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया, इस क्वेश्चन के अंदर मैंने आपको एक VI ग्राफ दिया। ये क्वेश्चन साइड में छोटा सा करके देखते हैं। ये मेरे पास एक VI ग्राफ है, इसको मैंने बोल दिया V, इसको मैंने बोल दिया I। अब मैंने क्या करा, इसके स्लोप बनाए कुछ इस तरीके से। एक स्लोप ये हो गया, एक स्लोप ये हो गया, और एक और मैंने स्लोप बनाया, ये स्लोप होता है। सपोज करेंगे मेरे पास 3 वायर हैं, 3 वायर हैं। एक वायर का नाम मैंने R1 दे दिया, एक वायर का नाम मैंने R2 दे दिया। चेंज कर देते हैं, इसका नाम R1 दे दिया, इसका नाम R3 दे दिया, इसका नाम R2 दे दिया। अब इसके अंदर थीटा बन रहे हैं अलग अलग। अगर हम बात करते हैं तो अगर हम पहले वाले केस में देखते हैं तो इसका मैंने मान लिया थीटा 1 है, इसका मैंने मान लिया थीटा 2 है, इसका मैंने मान लिया थीटा 3 है। 3 थीटा है। और मैंने आपको क्या बताया, थीटा के बढ़ने से रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा। सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस किसमें है, R1 में। सबसे कम रेजिस्टेंस R3 में, सबसे कम रेजिस्टेंस R2 में। तो इस केस में मेरे को ये बन करके आया कि रेजिस्टेंस कैसे निकाला मैंने, अकॉर्डिंग टू स्लोप को देख करके। और अगर रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए आएगा तो आपको क्या दे रखा होगा इस क्वेश्चन के अंदर। अगर रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए आता है तो आपको क्या दे रखा होगा, आपको साफ साफ दे रखे होंगे वैल्यूज, जो कि वाई एक्सिस पर होगी और एक्स एक्सिस पर होगी। जब आपको वैल्यूज दे रखी होगी एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे, आप उसको उससे डिवाइड करोगे, आप निकालोगे। और टीचर ना थोड़े खतरनाक है, थोड़े समझदार ज़्यादा है।
वो आपको क्या करेंगे, वी आई ग्राफ नहीं देंगे, वो आपको आई वी ग्राफ दे देंगे और कंफ्यूज कर देंगे। तो इसका एक और ग्राफ बन सकता है, अभी बड़े ध्यान से देखेंगे। सेकंड टाइप, अगर मैं बात करता हूँ, मैंने अब की बार आपको क्या कर दिया, क्वेश्चन ही चेंज कर दिया। मैंने अब की बार ग्राफ आपको आई वी दे दिया। वैसे इसको भी वी आई ग्राफ ही पढ़ते हैं, पर आपको बड़े ध्यान से देखना पड़ेगा पेपर के अंदर कि आपकी वाई एक्सिस पे क्या और एक्स एक्सिस पे क्या है। अगर आपने ध्यान से नहीं देखा, वही जितना भी क्वेश्चन करके आओगे बिल्कुल उल्टा कर करके आओगे आप। जितना भी क्वेश्चन कर करके आओगे बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा इसका आंसर, क्योंकि इस केस में जो हमारे पास है स्लोप हमारे को दे तो रहा है रेजिस्टेंस, पर बड़े ध्यान से देखना इस केस में भी स्लोप हमारे को क्या देता है, रेजिस्टेंस देता है। परंतु इसके अंदर कैसे निकलेगा हमारे पास 1/r इज इक्वल्स टू, आप अगर देखोगे फॉर्मूले के अंदर तो क्या हो जाएगा, ये हमारे पास v अपॉन आई अपॉन, फॉर्मूला क्या था मेरे पास, r इज इक्वल्स टू v अपॉन आई। इस केस के अंदर क्या हो जाएगा मेरे पास, i अपॉन v या 1/r इज इक्वल्स टू i अपॉन v। बिल्कुल उल्टा हो जाएगा मामला। इससे हमारा क्या निकल के आएगा, हमारे इस केस में रेजिस्टेंस निकल कर आएगा, यानी सब कुछ उल्टा हो जाएगा। इस केस में अगर मेरे पास थीटा बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा। अगर इस केस में हमारे पास थीटा क्या होगा, घटेगा, तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, क्योंकि हम बिल्कुल क्या चलेंगे, इसको अपोजिट चलेंगे। तो बड़े ही ध्यान से आपको देखना है कि आपको फॉर्मूला क्या दे रखा है। अगर आप देखोगे वी आई ग्राफ है या फिर आई वी ग्राफ है, पेपर में आपको कंफ्यूजन करने के लिए ज़रूर बात देंगे क्वेश्चन के अंदर। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इसके क्वेश्चंस करेंगे, आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा किस तरीके से आपने करना है। द ग्राफ बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस V and corresponding current I is found to be straight line। आपने देख लिया भाई, स्ट्रेट लाइन मिल रही है आपको ग्राफ में। इज फाउंड टू बी स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, पासिंग थ्रू द ओरिजिन फ्रॉम 4 ओहमिक कंडक्टर। अब ये ओहमिक कंडक्टर क्या है, आपको पेपर के अंदर क्वेश्चन आ जाएगा, एक ओहमिक कंडक्टर का ग्राफ बना के दिखाओ, एक नॉन ओहमिक का बना के दिखाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बड़े ही आसान ग्राफ है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं फॉर ओहमिक कंडक्टर। यहाँ बात करते हैं फॉर नॉन ओहमिक कंडक्टर। जो कंडक्टर हमारा ओम्स लॉ को ओबे करेंगे वो कहलाएंगे ओहमिक कंडक्टर, जो हमारा ओम्स लॉ को ओबे नहीं करेंगे वो कहलाएंगे मेरे नॉन ओहमिक कंडक्टर। देखते हैं बड़े ध्यान से कि ये मेरा ओहमिक कंडक्टर है, ये मेरा नॉन ओहमिक कंडक्टर है। इसको मैंने दिया यहाँ पर V, इसको यहाँ पे नाम दिया I, सेम कंडीशन V और सेम कंडीशन I। तो बात करते हैं कौन सा ओहमिक कंडक्टर है, कौन सा नॉन ओहमिक कंडक्टर है। दिस इज फॉर ओहमिक कंडक्टर। और बात करते हैं नॉन ओहमिक कंडक्टर के लिए, तो नॉन ओहमिक कंडक्टर के लिए आप कैसे बना दो ग्राफ, ये हो गया मेरा नॉन ओहमिक कंडक्टर। तो इस तरीके से आपके पेपर में क्या आएंगे, ग्राफ आएंगे। अब यहाँ से हमारी सारी डेफिनेशन चेंज हो जाती है। कौन कौन से कैसे कैसे डेफिनेशन चेंज हो जाएंगे आप देखोगे। यहाँ पर आने के बाद हमारे को बहुत फ़र्क पड़ जाएगा। और कैसे फ़र्क पड़ेगा, आपने पढ़ के आए हो बचपन में कंडक्टर, इंसुलेटर, रजिस्टर्स, इन सबकी डेफिनेशन चेंज हो जाएगी। हम पढ़ते थे कंडक्टर वो हैं जिसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी ईजिली पास होती है,
और इंसुलेटर वो है जिसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती। यहाँ पर आके डिफाइन बिल्कुल चेंज हो जाएगी 10th क्लास में। अब कंडक्टर वो है जिसके अंदर मिनिमम में क्या है रेजिस्टेंस, और इंसुलेटर वो है जिसके अंदर क्या है इनफाइनाइटली हाई रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस का मतलब क्या है, रुकावट। कंडक्टर के अंदर रेजिस्टेंस क्या होगी, बहुत कम होगी, तो करंट क्या करेगा, ईजिली फ्लो करेगा। और सेम कंडीशन अगर मैं बात करूँ जो हमारे पास क्या आएगा, एक तरीके से इंसुलेटर होगा। इंसुलेटर में इतनी ज़्यादा रेजिस्टेंस होगी कि वो क्या नहीं करने देगा, करंट को फ्लो होने ही नहीं देगा। तो बात करते हैं हमारा पहले इसकी कुछ डिफाइंस, हेडिंग डालेंगे आप लोग सम डेफिनेशंस। पेपर में अगर आपकी बार कंडक्टर की डिफाइन आएगी तो ये लिख कर क्या आओगे आप, वो बचपन वाली नहीं लिख के आओगे। सम इम्पोर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू रेजिस्टेंस। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो कि रेजिस्टेंस से रिलेटेड है। पढ़ते हैं जरा इन टर्म्स को जरा बड़े ही ध्यान से। पहली टर्म है मेरे पास रजिस्टर्स। इंसान हर चीज़ से कुछ ना कुछ फ़ायदा निकालता है, तो एक ऐसा कंपोनेंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट which offers resistance, तो ये क्या करेगा, रेजिस्टेंस ऑफर करेगा टू फ्लो ऑफ करंट ऑफ इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड करंट। एक सेकेंड रुकेंगे जरा, फ्लो ऑफ करंट की जगह इलेक्ट्रॉन लिख लो, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड रेजिस्टेंस। भाई मैंने ये देखा कि मेरे जब करंट मर रहा है तब तक हीट पैदा हो रही है। जैसे कि मैंने देखा अगर मैं किसी चीज़ में रेजिस्टेंस को बढ़ाता हूँ तो रेजिस्टेंस के बढ़ाने से क्या होता है, करंट मरेगा यानी करंट रुकेगा। और जब करंट रुकेगा एक तरीके से क्या हो रहा है कि हमारे जैसे ये एक मेरे पास वायर है, इस वायर के अंदर क्या हो रहा है, बहुत स्पीड से करंट जा रहा है। अब इसमें रुकावट पैदा हो रही है, इसके रुकावट के पैदा होने से क्या होगा, इसके अंदर जो रुकावट पैदा होगी फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगा। इस फ्रिक्शन के कारण हमारी हीट प्रोड्यूस होगी। तो मैंने दिमाग लगाया क्यों ना इससे हीटिंग अप्लायंस बना लो, जैसे कि मेरा आयरन, जैसे कि मेरा गीज़र। तो ये सब क्या हमारे हीटिंग इफेक्ट के काम करेंगे। इसके अंदर मैंने जानबूझ के रेजिस्टेंस को बढ़ा दिया और इसको क्या बना दिया, रजिस्टर्स बना दिया। तो कैसे आपने लिखा, these are used to make इलेक्ट्रिक डिवाइस। मैं बता तो रहा हूँ इंसान बड़ा समझदार है। आप अगर देखोगे तो हर चीज़ से वो क्या कर सकता है, अपना फ़ायदा निकाल सकता है। वेयर हाई रेजिस्टेंस इज रिक्वायर्ड, फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें अलॉय लाइक नाइक्रोम। एक नाइक्रोम का वायर होता है जो कि किसके अंदर लगा हुआ होता है, हमारा प्रेस के अंदर लगा हुआ होता है, नाइक्रोम वायर। मैंगनीन, एक और नाम याद रखेंगे आप बड़े ध्यान से, मैंगनीन वायर एटसेट्रा। ये ऐसी वायर है जिनके अंदर हम जानबूझ के क्या करते हैं, रेजिस्टेंस को ठूस कर भर देते हैं। सेकंड आते हैं मेरे पास कंडक्टर। अब कंडक्टर की डिफाइन बिल्कुल चेंज हो गई। अ मटीरियल विच ऑफर लो रेजिस्टेंस, जो क्या ऑफर करेंगे, लो रेजिस्टेंस थ्रू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन को बहुत कम रेजिस्टेंस ऑफर करेंगे। एग्जांपल सिल्वर यानी कि Ag, और कॉपर, एल्युमिनियम एटसेट्रा। तो ये हमारे पास क्या है, लो रेजिस्टेंस की वायर है। तीसरा देखते हैं, तीसरा है मेरे पास क्या, इंसुलेटर। इंसुलेटर वो इसका कंपैरेटिवली
हाई रेजिस्टेंस है, मतलब इतनी ज़्यादा रेजिस्टेंस है कि हीटिंग इफेक्ट क्या वो तो क्या नहीं करने देंगे, करंट को बिल्कुल चलने ही नहीं देंगे, जैसे कि वुड हो गया। तो अ मटीरियल which offer very high resistance, very high resistance, जो बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस क्या करेंगे, ऑफर करेंगे टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो बात करते हैं एग्जांपल क्या होगा इसकी, प्लास्टिक। तभी तो हम लोग क्या करते हैं, किसी भी चीज़ को करने के लिए प्लास्टिक का, रबड़ के ग्लव्स पहनते हैं, इलेक्ट्रिक वायर के काम करने के लिए, या फिर लकड़ी पे खड़े हो जाते हैं। तो ये सब चीज़ें क्या हैं, हमारे इलेक्ट्रिक फ्लो को रोकती है। एक और चीज़ थी वही 4 नंबर पे मैंने आपको पढ़ाया था, रियोस्टैट। अब रियोस्टैट के बारे में भी जान लो भाई थोड़ा। रियोस्टैट क्या होता है, रियोस्टैट का एक और नाम है भाई वेरिएबल रेजिस्टेंस, वेरिएबल रेजिस्टेंस। आपको याद होगा मैंने आपको सिंबल में सिखाया था, दिखा देता हूँ मैं आपको सिंबल, हमारे पास ऊपर ही बने हुए हैं। ये आप लोग देखोगे, ये रहा हमारे पास रियोस्टैट। इस रियोस्टैट का काम क्या था, इस रियोस्टैट का काम है, रियोस्टैट का मतलब वेरिएबल, यानी मेरे पास एक ऐसी डिवाइस है जिससे मैं क्या कर सकता हूँ, रेजिस्टेंस को घटा या बढ़ा सकता हूँ। तो कैसे लिखेंगे, इट इज़ अ वेरिएबल रजिस्टर। पेपर में पूछते थे 1 मार्क में, इट इज़ अ वेरिएबल रजिस्टर्स which is used to control flow of इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के अंदर कुछ कम ज़्यादा मुझे करना हुआ तो मैं किसकी हेल्प से कर दूंगा, इसके अंदर कर सकता हूँ, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मैनुअली by increasing or decreasing रेजिस्टेंस को घटा के और बढ़ा के मैं क्या कर सकता हूँ, इसको कम कर सकता हूँ। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा सा न्यूमेरिकल जानते हैं। एक क्वेश्चन है, एक ही न्यूमेरिकल से आपको बहुत कुछ समझ में आएगा, बहुत ध्यान समझेंगे। एन इलेक्ट्रिक वायर draws करंट को मैं आई से डिनोट कर रहा हूँ जिससे आपको याद हो जाए इसके सिंबल्स। करंट ऑफ 3.4 एम्पियर फ्रॉम 220 वोल्ट। व्हाट करंट will this electric wire produce when comes to 110 वोल्ट सप्लाई। अभी मैंने एक ओम्स लॉ पढ़ा है और ओम्स लॉ ये कहता है कि जब मैं क्या करूँगा, वोल्टेज को घटाऊंगा या बढ़ाऊंगा तो उससे क्या होगा, करंट में फ़र्क पड़ेगा। अब देखो क्या हुआ, सपोज करते हैं मैं बाज़ार गया और बाज़ार से मैं एक क्या खरीद कर ले आया, एक इलेक्ट्रिक आयरन खरीद के ले आया। उसको मैंने घर के 220 वोल्ट वाले प्लग में लगाया और उसने क्या करा, 3.4 एम्पियर का करंट प्रोड्यूस करा, अच्छी खासी गर्म हो गई। अब मेरे पास क्या हुआ, बाई चांस वोल्टेज कम हो गई, या फिर मेरे पास दूसरे स्विच थे। आपने देखे होंगे घरों के अंदर 2 तरीके के प्लग होते हैं, एक बड़े वाला और एक छोटे वाला। अब की बार मैंने तो छोटे वाले में लगा दिया, पर छोटे वाले के अंदर इतनी कैपेसिटी ही नहीं थी। कैसी कैपेसिटी कि वो क्या कर सके, वो 220 वोल्ट निकाल सके। वो कितना निकालता था, 110 निकालता था। तो वो कहता है कि कितनी जो करंट है उसमें कमी आ जाएगी, ये देखते हैं भाई। अब ध्यान से देखो, केस नंबर 1, जब मैं लेकर के आया हूँ किसको, आयरन को, तो पक्की बात है उसका जो रेजिस्टेंस है वो सेम है। भाई मैं बार बार थोड़ी इलेक्ट्रिक आयरन को खोल करके उसके अंदर से वायर को चेंज कर रहा हूँ, तो जो भी उसके अंदर वायर लगी हुई है उसके अंदर जो भी रेजिस्टेंस है वो फिक्स्ड है। तो बात करते हैं, पहली बात हमारे को क्या दे रखी है, पोटेंशियल डिफरेंस 220 वोल्ट दे रखा है। कितना करंट प्रोड्यूस कर रहा है, 3.4 एम्पियर। मैंने क्या निकाला, रेजिस्टेंस निकाल दिया। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला R = V/I अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। तो मैंने जब वैल्यूज पुट करी इसके अंदर
दैट इज 220 अपॉन 3.14। तो जब मैंने इसको सॉल्व करा तो ये कितना आ रहा है मेरे पास 64.7 ओम आ रहा है मेरे पास। तो ये मेरे पास जो निकल करके आया, एक सेकंड होल्ड करेंगे जरा। हेलो, तो हम लोग बात कर रहे थे कि हम लोगों ने क्या करा, यहाँ पे रेजिस्टेंस निकाला। क्यों रेजिस्टेंस निकाला? क्योंकि रेजिस्टेंस इज कांस्टेंट। जब भी मैं इलेक्ट्रिक वायर को खरीद करके लाया, ये इलेक्ट्रिक आयरन को खरीद करके लाया, उस केस में रेजिस्टेंस क्या होगा? कांस्टेंट होगा। अब मैंने क्या करा, केस नंबर 2 के अंदर इसको जो पोटेंशियल डिफरेंस ऑफर करा वो कितना करा? 110 वोल्ट। अब वो कह रहा करंट कितना होगा, पर रेजिस्टेंस तो सेम है, कितना? 64.7 है। करते कैलकुलेट, फार्मूला क्या है? I इज इक्वल्स टू V अपॉन R। तो मैंने फार्मूले में पुट करा 110 अपॉन 64.7। कुछ करने की जरूरत नहीं है, सीधा काटो और हमारा कितना करंट ऑफर होता? 3.4। तो यहाँ पे आगे कितना हो गया? 1.7। आप सबको पता है ओम्स लॉ क्या कहता है? पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा, करंट ऑटोमेटिक बढ़ेगा। पोटेंशियल डिफरेंस घटेगा, करंट ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। अगर हम बात करते हैं, अगर वो हमारे पास डबल है तो हमारे पास करंट भी डबल है। अगर पोटेंशियल डिफरेंस मेरे पास हाफ है तो करंट भी मेरे पास क्या है? हाफ है। इस क्वेश्चन से बिल्कुल प्रूव होता है कि हमने क्या करा, पोटेंशियल डिफरेंस से, इस क्वेश्चन से हमारा ओम्स लॉ बिल्कुल अच्छी तरीके से प्रूव हो जाता है। आप देख सकते हो पोटेंशियल डिफरेंस है 220, तो यहाँ पर आगे कितना था? 3.4 एम्पेयर। पोटेंशियल डिफरेंस वो 110, तो हमारा आंसर कितना आ गया? 1.7 एम्पेयर। तो इस तरीके से मैंने एक क्वेश्चन के माध्यम से आपको समझा दिया किस तरीके से हमारा पोटेंशियल डिफरेंस और करंट एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है, कौन कौन से फैक्टर जो है वो रेजिस्टेंस को अफेक्ट करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक इज फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। ये कौन कौन से फैक्टर जो हैं वो रेजिस्टेंस पर अफेक्ट करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी, फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। थोड़ा ज़्यादा टॉपिक है, काम करते हैं इसको नेक्स्ट क्लास के अंदर ही कर लेते हैं। आज मैंने जितना पढ़ा दिया, आज मैंने ओम्स लॉ पूरा करा दिया, और ओम्स लॉ के साथ साथ उसके मैंने क्या क्या करा दिए, ग्राफ भी बता दिए। तो ग्राफ के बाद मैंने आपको क्वेश्चंस भी कराया, जिसके अकॉर्डिंग आपको ओम्स लॉ अच्छे से क्या आ गया, समझ में आ गया। तो नेक्स्ट क्लास में हम यहीं से स्टार्ट करेंगे, फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। यहाँ तक के लिए बहुत है, जितना मैंने करा दिया आप उसको रिवाइज कर लीजिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे की क्लास में हम इसी के आगे से कंटिन्यू करेंगे, जा सकते हैं।